वाल्ने जवाब देता, कहानी पूरी तभी होती है जब सच्चाई हो। धीरे धीरे उसकी सेहत पहले जैसी मजबूत नहीं रही। डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी। उसने सार्वजनिक कार्यक्रम कम कर दिए और अधिक समय परिवार और गांव के साथ बिताने लगा। शाम को वह बच्चों के साथ बैठता, उन्हें अपनी बचपन की बातें सुनाता। कैसे वह खेतों में दौड़ता था, कैसे किताबें छिपा दी जाती थीं और कैसे उसने हार नहीं मानी। एक रात जब आकाश साफ था और सितारे चमक रहे थे, वह और कपेरा नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी। कपेरा ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सपना पूरा हो गया? वाल्ने ने धीरे से कहा, सपने पूरे नहीं होते, वे आगे बढ़ते हैं। मैंने बस एक चिंगारी जलाई थी, अब वह कई लोगों के हाथों में मशाल बन चुकी है। उसने कपेरा का हाथ पकड़ा। तुम ना होती तो यह सफर अधूरा रह जाता। कपेरा की आंखें नम हो गईं। और अगर तुम अपने सपनों पर विश्वास न करते तो मैं भी बदल न पाती। समय की धारा बहती रही। इतिहास की किताबों में उसका नाम दर्ज हो चुका था। लेकिन उसके लिए असली खुशी यह थी कि धनपुरा का हर बच्चा अब खुद को छोटा नहीं समझता था। कुछ वर्षों बाद जब वह बहुत वृद्ध हो चुका था, उसने आखिरी बार विश्वविद्यालय के मंच पर कदम रखा। उसकी आवाज अब धीमी थी, लेकिन शब्दों में वही ताकत थी। मैंने जीवन से यही सीखा है, उसने कहा, कि जन्म आपको पहचान देता है, लेकिन कर्म आपको अर्थ देते हैं। अगर कभी डर लगे तो याद रखना, एक छोटा सा गांव भी दुनिया बदल सकता है। तालियों की गूंज लंबे समय तक थमती नहीं थी। उस रात वह शांति से सोया। उसके चेहरे पर संतोष था, एक ऐसा संतोष जो केवल वही महसूस कर सकता है जिसने अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिया हो। और इस तरह वाल्ने और कपेरा की कहानी एक युग की कहानी बन गई। संघर्ष से सफलता तक, अपमान से सम्मान तक और प्रेम से अमृता तक। उनकी विरासत केवल इमारतों और नीतियों में नहीं, बल्कि उन दिलों में थी जो अब निर्भय होकर सपने देखते थे। समय ने अपनी अंतिम परतें खोलनी शुरू कर दी थीं। वाल्ने अब उम्र के उस पड़ाव पर था जहां शरीर धीमा हो जाता है, लेकिन स्मृतियां और स्पष्ट हो जाती हैं। उसके कदम पहले जैसे तेज नहीं रहे, पर उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, एक लंबी यात्रा का संतोष। धनपुरा अब एक वैश्विक अध्ययन मॉडल बन चुका था। विश्वविद्यालय से निकले छात्र देश विदेश में नेतृत्व कर रहे थे। उसके बेटे ने ग्रामीण तकनीक को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था और उसकी बेटी पर्यावरण नीति के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निर्णायक आवाज बन चुकी थी। कपेरा अब भी महिला नेतृत्व अभियान का मार्गदर्शन कर रही थी, हालांकि उसने भी सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली थी। एक दिन विश्वविद्यालय के छात्रों ने आग्रह किया कि वाल्नेय एक अंतिम संवाद सत्र करे। वह धीरे धीरे मंच तक पहुंचा। पूरा सभागार खड़ा हो गया। तालियों की गूंज लंबे समय तक चलती रही। उसने हाथ उठाकर सबको बैठने का संकेत दिया। उसने कहा, मैं कोई असाधारण व्यक्ति नहीं था। मैं बस एक बच्चा था जिसे दो घरों का प्यार मिला। एक ने मुझे जीवन दिया, दूसरे ने मुझे मूल्य दिए। अगर उस समय मेरे माता पिता मुझे छिपाकर गांव न भेजते तो शायद मैं सुरक्षा में बड़ा होता, पर संवेदना से दूर रह जाता। और अगर धनपुरा ने मुझे स्वीकार न किया होता तो मैं संघर्ष नहीं सीख पाता। सभा में गहरी शांति थी। याद रखो, वह आगे बोला, तुम्हारा जन्म तुम्हारी कहानी की शुरुआत है, पर उसका परिणाम नहीं। परिस्थितियां तुम्हें सीमित कर सकती हैं, पर तुम्हारा निर्णय तुम्हें असीमित बना सकता है। उसकी आवाज हल्की कांपी, लेकिन शब्द दृढ़ थे। संवाद समाप्त होने के बाद वह धीरे धीरे उसी खेत की ओर गया जहां उसने किशोरावस्था में सितारों से वादा किया था। कपेरा उसके साथ थी। दोनों कुछ देर बिना बोले खड़े रहे। कपेरा ने कहा, तुम्हें याद है, तुम कहा करते थे कि एक दिन सब बदल जाएगा? वाल्ने मुस्कुराया, मुझे नहीं पता था कैसे बदलेगा, बस इतना पता था कि बदलना जरूरी है। उन्होंने मिट्टी को छुआ, वही मिट्टी जिसने एक अरबपति के बेटे को किसान का बेटा बनाया और किसान के बेटे को देश का नायक। दिन बीतते गए। वाल्नेय अब अधिकतर समय परिवार के साथ बिताता। वह अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाता, न महलों की, न संसद की, बल्कि उस समय की जब उसकी किताबें छिपा दी जाती थीं और वह हार नहीं मानता था। बच्चे आश्चर्य से सुनते, जैसे कोई दंतकथा हो। एक रात उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों को बुलाया गया, पर वाल्नेय शांत था।
उसने कपेरा का हाथ थामा। डरना मत, उसने धीरे से कहा। मैंने जीवन पूरा जी लिया है। कपेरा की आंखों में आंसू थे, पर उसके चेहरे पर दृढ़ता भी थी। तुमने मुझे सिखाया है कि विदाई अंत नहीं, विरासत की शुरुआत होती है। वाल्ने ने अपने बच्चों को बुलाया। याद रखना, उसने कहा, नाम से ज्यादा कर्म को बचाए रखना, धन से ज्यादा विश्वास को संभालना। उसकी सांसें धीमी होती गईं। बाहर आकाश साफ था, वही सितारे चमक रहे थे जिन्हें देखकर उसने कभी सपने देखे थे। और फिर एक शांत क्षण में, बिना किसी शोर के, उसने आंखें बंद कर लीं। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन यह शोक निराशा का नहीं, कृतज्ञता का था। धनपुरा में उसके अंतिम संस्कार के समय लाखों लोग उमड़े। कोई उसे उद्योगपति कह रहा था, कोई नेता, कोई सुधारक, लेकिन सबसे अधिक लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में याद कर रहे थे। कपेरा ने अंतिम विदाई के समय कहा, वह सिर्फ मेरा जीवन साथी नहीं था, वह उस विश्वास का प्रतीक था कि कोई भी बच्चा, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों न जन्म ले, दुनिया बदल सकता है। उसके सम्मान में कोई भव्य स्मारक नहीं बनाया गया, यशनाया गया। उसकी इच्छा के अनुसार धनपुरा के विश्वविद्यालय में एक साधारण पुस्तकालय कक्ष बनाया गया, जहां उसकी डायरी और विचार रखे गए। वहां दीवार पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी गई, परिस्थितियां अस्थायी हैं, संकल्प स्थायी। समय बीतता गया, नई पीढ़ियां आईं, लेकिन जब भी कोई बच्चा धनपुरा की गलियों में खड़ा होकर आसमान की ओर देखता और बड़ा सपना देखने की हिम्मत करता, तो कहीं ना कहीं वाल्मीकि की कहानी उसके भीतर जीवित हो उठती। और इस तरह एक अरबपति के बेटे, एक किसान के पुत्र, एक प्रेमी, एक नेता और एक साधारण इंसान की यात्रा पूर्ण हुई, संघर्ष से सम्मान तक और सम्मान से अमर प्रेरणा तक। वाल्मीकि के जाने के बाद कुछ समय तक धनपुरा की हवा में एक गहरी शांति छाई रही। वह शोर नहीं था जो किसी नेता की मृत्यु के बाद होता है, बल्कि वह मौन था जो किसी अपने के बिछड़ने पर उतरता है। गांव के लोग कहते थे, वह गया नहीं है, बस दिखाई नहीं देता। कपेरा ने अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बनाया। उसने खुद को कमरे में बंद नहीं किया। उसने वही किया जो वाल्मीकि हमेशा करता था, काम। वह विश्वविद्यालय गई, छात्रों से मिली, महिला केंद्रों का निरीक्षण किया और हर जगह एक ही बात दोहराई, उनकी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब यह हम सबकी जिम्मेदारी है। वाल्मीकि की डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। उसमें कोई राजनीतिक भाषण नहीं थे, बल्कि जीवन के छोटे छोटे अनुभव थे। पहली बार ताना सुनना, पहली बार हारना, पहली बार माफ करना, पहली बार प्रेम को स्वीकार करना। किताब युवाओं में अत्यंत लोकप्रिय हो गई। लोग उसमें खुद को खोजने लगे। उसका बेटा अब राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण तकनीक मिशन का नेतृत्व कर रहा था। उसने देश भर में स्मार्ट ग्राम नेटवर्क स्थापित किया। ड्रोन से सिंचाई की निगरानी, मोबाइल से मिट्टी की जांच और डिजिटल मार्केटिंग से किसानों को सीधा लाभ, यह सब अब सामान्य हो चुका था। वह हर नई परियोजना की शुरुआत धनपुरा से करता, जैसे अपने पिता को प्रणाम कर रहा हो। उसकी बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मंच पर एक ऐतिहासिक समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने अपने भाषण में कहा, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि विकास और प्रकृति विरोधी नहीं, पूरक हैं। उस दिन पूरी सभा खड़ी हो गई। धनपुरा का वह खेत, जहां कभी किशोर वाल्मीकि ने सितारों से वादा किया था, अब संकल्प भूमि के नाम से जाना जाने लगा। वहां कोई भव्य स्मारक नहीं था, बस खुला आसमान और एक पत्थर जिस पर खुदा था, सपने देखने का साहस करो। हर साल वहां युवा एकत्र होते, अपने लक्ष्य लिखते और मिट्टी में बो देते, प्रतीकात्मक रूप से यह मानते हुए कि सपने भी बीज की तरह होते हैं। कपेरा अक्सर शाम को वहां बैठती, कभी अकेले, कभी बच्चों के साथ। वह आंखें बंद करती तो उसे वही आवाज सुनाई देती, डरना मत, आगे बढ़ो। वह मुस्कुरा देती। एक दिन विश्वविद्यालय में एक छोटा सा लड़का मंच पर आया। उसने कहा, मैं बहुत गरीब हूं, लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने वाल्मीकि सर की कहानी पढ़ी है, मैं भी बदल सकता हूं, है ना? सभागार में सन्नाटा छा गया। कपेरा मंच पर गई, उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम्हारे भीतर जितनी ताकत है, उतनी शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता। उस क्षण सबको एहसास हुआ कि विरासत जिंदा है। साल बीतते गए। कपेरा की चाल भी अब धीमी हो गई थी, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता बनी रही। उसने एक दिन अपने बच्चों से कहा, जब मेरा समय आए
तो मुझे भी यहीं संकल्प भूमि के पास विदा करना। हम दोनों की कहानी यहीं से शुरू हुई थी। और सचमुच कुछ वर्षों बाद जब कपेरा ने भी शांतिपूर्वक दुनिया को अलविदा कहा, तो उसे उसी खेत के पास विदा किया गया। लोग रो रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में गर्व भी था। अब संकल्प भूमि पर दो नाम नहीं लिखे गए, वहां केवल एक वाक्य जोड़ा गया। प्रेम और साहस से जन्मी हर कहानी अमर होती है। समय आगे बढ़ता रहा, नई सरकारें आईं, नए उद्योग खड़े हुए, नई चुनौतियां सामने आईं। लेकिन जब भी कोई नेता निर्णय लेते समय गांव की बात सोचता, जब भी कोई उद्योगपति लाभ से पहले जिम्मेदारी को महत्व देता, जब भी कोई छात्र तानों के बावजूद सपने देखता, तब कहीं ना कहीं वाल्ने और कपेरा की कहानी गूंज उठती। क्योंकि उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, वह इस सत्य की कहानी थी कि जन्म की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर दिल में संकल्प हो और साथ में सच्चा प्रेम हो, तो इंसान न केवल अपना भाग्य बदल सकता है, बल्कि एक राष्ट्र की दिशा भी बदल सकता है। संकल्प भूमि अब केवल एक स्थान नहीं रही थी, वह एक विचारधारा बन चुकी थी। हर वर्ष देश भर से हजारों युवा धनपुरा आते, उस मिट्टी को छूते और अपने भीतर एक नया संकल्प लेकर लौटते। वाल्ने और कपेरा की अनुपस्थिति अब एक शून्य नहीं, बल्कि एक प्रेरणा थी। समय ने कई परिवर्तन देखे। नई तकनीकों ने दुनिया को और तेज बना दिया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष अनुसंधान, जैविक ऊर्जा, हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा था। लेकिन धनपुरा का विश्वविद्यालय अब भी अपनी मूल भावना पर कायम था, ज्ञान का उपयोग समाज के लिए। वाल्ने के बेटे ने ग्रामीण तकनीक को वैश्विक मंच पर स्थापित कर दिया। कई देशों ने उसके मॉडल को अपनाया। लेकिन जब भी वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाता, वह अपने भाषण की शुरुआत एक वाक्य से करता, मैं एक छोटे गांव की मिट्टी से आया हूं। उसकी बेटी ने पर्यावरण नीति में ऐतिहासिक सुधार किए। उसने कानून बनवाया कि हर बड़े उद्योग को अपने लाभ का एक हिस्सा स्थानीय पारिस्थितिकी की रक्षा में लगाना होगा। लोग कहते थे कि उसमें अपने पिता का साहस और मां की संवेदनशीलता दोनों हैं। धनपुरा के बच्चे अब अपने सपनों को सीमित नहीं करते थे। कोई वैज्ञानिक बनना चाहता था, कोई कलाकार, कोई सैनिक। और जब भी कोई बच्चा असमंजस में होता, उसे विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में रखी वह डायरी पढ़ने की सलाह दी जाती, जिसमें एक बालक की यात्रा दर्ज थी जिसने हार मानने से इनकार किया। समय के साथ वाल्ने फेलोशिप की स्थापना हुई। यह उन छात्रों को दी जाती जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उत्कृष्टता दिखाते। फेलोशिप का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता नहीं था, बल्कि यह याद दिलाना था कि संघर्ष कमजोरी नहीं, शक्ति है। एक वर्ष फेलोशिप समारोह में एक युवती मंच पर आई। उसने कहा, मेरे पिता खेत मजदूर हैं। लोग कहते थे कि मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगी, लेकिन आज मैं अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ रही हूं। अगर वाल्ने सर गांव से निकलकर दुनिया बदल सकते हैं, तो मैं भी कर सकती हूं। उसकी आवाज में वही आत्मविश्वास था जो कभी किशोर वाल्ने की आंखों में था। संकल्प भूमि पर अब हर शाम दीप जलाए जाते। वहां कोई पूजा या औपचारिकता नहीं होती थी। बस युवा अपने विचार साझा करते, योजनाएं बनाते और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते। वह स्थान बहस का, संवाद का और सपनों का केंद्र बन गया था। कई दशकों बाद जब इतिहासकारों ने उस युग का अध्ययन किया, तो उन्होंने लिखा कि परिवर्तन किसी एक नीति से नहीं आया था, बल्कि एक सोच से आया था। यह विश्वास कि गांव और शहर, गरीबी और संपन्नता, शिक्षा और संवेदना सब साथ चल सकते हैं। धनपुरा अब मानचित्र पर एक चमकता बिंदु था, लेकिन वहां की सादगी बनी रही। नीम का वही पेड़ अब भी खड़ा था। उसकी छाया में बच्चे खेलते, बुजुर्ग बैठकर कहानियां सुनाते। एक शाम सूर्यास्त के समय विश्वविद्यालय के कुछ छात्र संकल्प भूमि पर बैठे थे। उनमें से एक ने पूछा, क्या सच में एक व्यक्ति देश बदल सकता है? दूसरे ने उत्तर दिया, शायद एक व्यक्ति नहीं, लेकिन एक व्यक्ति की सोच, हाँ। और वही सोच अब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही थी। कहानी का अंतिम अध्याय किसी मृत्यु या विदाई से नहीं, बल्कि निरंतरता से लिखा गया। वाल्ने और कपेरा के नाम अब केवल इतिहास की पुस्तकों में नहीं थे, बल्कि उन असंख्य निर्णयों में थे जो हर दिन लिए जाते थे, ईमानदारी से, साहस के साथ और समाज के हित में। धनपुरा की मिट्टी अब भी गवाही देती थी कि एक बालक, जिसे कभी छिपाकर यहां लाया गया था, उसने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि जन्म की परिस्थितियां भाग्य तय नहीं करती, संकल्प करता है। और इस तरह
कहानी का अंत नहीं हुआ। वह हर उस दिल में जीवित रही जो आसमान की ओर देखकर यह कहने का साहस रखता है, मैं बदल सकता हूं और मैं बदलूंगा। पार्ट 13 लिखो। दशकों बीत चुके। दुनिया पहले से कहीं अधिक तेज, अधिक डिजिटल और अधिक जटिल हो चुकी थी। लेकिन धनपुरा की मिट्टी अब भी वैसी ही थी, सुगंध से भरी, जीवन से भरी, उम्मीद से भरी। संकल्प भूमि पर अब तीसरी पीढ़ी के बच्चे खेलते थे, जिन्हें वाल्ने और कपेरा की कहानी दंतकथा की तरह सुनाई जाती थी, पर वह दंतकथा सच थी। विश्वविद्यालय अब संकल्प वैश्विक संस्थान के नाम से जाना जाता था। यहाँ केवल पढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि नेतृत्व, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रवेश लेने वाले हर छात्र को पहले दिन संकल्प भूमि पर ले जाया जाता और उनसे एक प्रश्न पूछा जाता, तुम अपने ज्ञान का उपयोग किसके लिए करोगे? वाल्मीकि के पोते ने एक दिन संस्थान के अभिलेखागार में रखी पुरानी डायरी को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। उसने उसमें लिखे हर शब्द को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। लेकिन उसने एक काम और किया। उसने डायरी के अंत में एक खाली पृष्ठ जोड़ा, जिसका शीर्षक था, अब तुम्हारी बारी। धीरे धीरे यह परंपरा बन गई कि हर फेलोशिप विजेता उस खाली पृष्ठ पर अपने जीवन का संकल्प लिखे। वह पुस्तक अब एक सामूहिक विरासत बन चुकी थी। देश ने भी कई उतार चढ़ाव देखे। नई चुनौतियां आईं, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, जल संकट, सामाजिक असमानता। लेकिन हर संकट के समय धनपुरा मॉडल को फिर याद किया गया, साझेदारी, पारदर्शिता और जड़ों से जुड़ाव। एक बार देश के राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा, हमारे विकास की नींव उस विचार पर टिकी है कि कोई भी बच्चा छोटा नहीं होता। यह विचार हमें एक छोटे गांव से मिला। वह स्पष्ट रूप से वाल्मीकि का नाम लिए बिना उसकी सोच को नमन था। संकल्प भूमि पर अब एक छोटा सा डिजिटल केंद्र भी बन गया था, जहां आगंतुक वाल्मीकि और कपेरा के जीवन की झलकियां देख सकते थे, उनके भाषण, उनके पत्र, उनके निजी क्षण। लेकिन सबसे अधिक लोग उस नीम के पेड़ के नीचे बैठना पसंद करते थे, जहां से सब शुरू हुआ था। एक शाम कुछ विदेशी छात्र वहां आए। उन्होंने स्थानीय बच्चों से पूछा, क्या तुम सच में मानते हो कि एक गांव दुनिया बदल सकता है? एक छोटे लड़के ने हंसते हुए जवाब दिया, गांव नहीं, सोच बदलती है, और सोच कहीं से भी शुरू हो सकती है। वह उत्तर सुनकर सब मुस्कुरा उठे। समय ने वाल्मीकि और कपेरा को इतिहास का हिस्सा बना दिया था। लेकिन उनकी कहानी केवल अतीत नहीं थी, वह वर्तमान का मार्गदर्शन और भविष्य का संकेत थी। उनके परिवार ने कभी उनकी स्मृति को राजनीतिक या व्यावसायिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। यह उनका स्पष्ट निर्णय था। विरासत का अर्थ सम्मान था, प्रचार नहीं। धीरे धीरे संकल्प भूमि पर एक और परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष एक दिन सभी लोग बिना किसी औपचारिक मंच के खुले मैदान में बैठकर अपनी असफलताओं की कहानियां साझा करते। यह याद दिलाने के लिए कि वाल्मीकि भी असफल हुआ था, उसे भी ठुकराया गया था, और वही असफलताएं उसकी ताकत बनी। एक बुजुर्ग किसान ने एक बार वहां कहा, हमने उसे एक बच्चा समझा था, उसने हमें इंसान बनना सिखाया। और यही उस कहानी का सार था। अंततः कहानी किसी अंतिम पंक्ति पर आकर नहीं रुकी। वह हर उस निर्णय में जीवित रही जहां किसी ने लाभ से पहले नैतिकता चुनी, जहां किसी ने तानों के बावजूद शिक्षा चुनी, जहां किसी ने बदले की जगह माफी चुनी। धनपुरा की हवा आज भी जब नीम के पत्तों को हिलाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई धीमी आवाज कह रही हो, परिस्थितियां अस्थायी हैं, संकल्प स्थायी। और शायद यही इस लंबी यात्रा का सच्चा समापन है, एक ऐसा समापन जो हर नई शुरुआत को जन्म देता है।